हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 23 मार्च 2023 है। इसमें हम इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, जो 23 मार्च होता है इसको विश्व मौसम दिवस के रूप में या फिर बोल सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कि मतलब इसे मौसम कैसा होगा, किस हिसाब का होगा, इस हिसाब से इसी को लेते हुए मैं आज एक आर्टिकल आया है, इसी को कनेक्ट करूंगा आप लोगों के साथ। कनेक्ट करने के पीछे जो रीजन है हमारा, क्योंकि आज अच्छा मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है और मेट्रोलॉजिकल से ही रिलेटेड, जो कि मौसम से रिलेटेड एक जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल आया हुआ है। अब अगर आप सभी लोग होंगे इंडिया का, मतलब इंडिया से एक्सपीरियंस करेंगे, जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, पिछले 4-5 दिन से रेनफॉल देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मार्च से पहले फरवरी में एक रिपोर्ट आ रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो फरवरी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर है और पिछले 50-60 सालों का जो कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन में पूछे जैसे कि 22 मार्च को जो था कि वाटर डे था। ठीक है, तो बस हम इतना डिस्कस करेंगे, बस जनरली से आता है। लेकिन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेकर के है तो इसको हम क्या करें, जैसे इंडिया का एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, वो क्या करता है, मानसून का प्रिडिक्शन करता है कि मतलब कब किस तरह का मौसम होगा, किस तरह की जो कि टेम्परेचर कब कितना बढ़ेगा, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होगी। तो उसका जो प्रिडिक्शन होता है ना, तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है मोर देन 60% जो है कि 60 मैं कम बोल दिया, 70% जो है कि मानसून डिपेंडेंट है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या बारिश से ही होती है खेती? नहीं, ऐसा नहीं है। रेनफॉल तो हमारे कंट्री में मोस्टली 2.5 से 3 महीने कंसंट्रेट होती है, बट इसका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है। जैसे मान लीजिए कि जो जून जुलाई अगस्त वाला जो रेनफॉल होती है उसमें क्या, जब रेनफॉल हो जाती है तो एक तो उस समय जो खरीफ की सीजन होता है, धान पेटी पेटी जो होती है, पल्सेस होते हैं, उनके लिए तो बेनिफिट होता ही होता है। बट उनके लिए भी बेनिफिट होता है जिसे आने वाले जो समय, जैसे राबी होती है, जो गेहूं सरसों वाली सीजन होती है। कैसे ऐसा होता है कि जब रेनफॉल हो जाती है तो ऊपर का तो सॉइल मॉइस्चर हो ही जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है ना वो भी एकदम ऊपर तक आ जाता है। मतलब इतना सफिशियंट आ जाता है कि हम आगे आने वाले 5-6 महीने तक अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद जो कि पौंड कुआं वगैरह जो होते हैं, रिवर, उनकी भी वाटर लेवल बढ़ जाती है। तो जहाँ पे वाटर नहीं रेनफॉल प्रॉपर होती है वहाँ पे रिवर के थ्रू जो है कि कैनाल के थ्रू जो कि वाटर सरप्लस जो कुछ सप्लाई किया जाता है। जैसे केन बेतवा वाटर लिंकिंग चल रही है, परियोजना है, योजना है, उसको चलाया जा रहा है कि इंडिया में वाटर लिंकिंग रिवर लिंकिंग प्रोग्राम काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। सबसे एक क्रूशियल यहाँ पर केन बेतवा जो एमपी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन में आती है उसको जोड़ा गया। तो इससे क्या है कि हमें बेनिफिट हो जाता है रेनफॉल पे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो आर्टिकल है और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है आज का, उसके लिए ये है कि जो रेनफॉल अभी हुई है तो इसके पीछे देखिए मोस्टली आप कह सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डिले हो करके ज़्यादा एक्टिव हो जाना, बोल देखते हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लियर नहीं आया है। प्रिडिक्शन ये लगाया जा रहा था फरवरी में कि हो सकता है कि हो सकता है क्या था ही कि फरवरी से पहले अप्रोक्सीमेटली जनवरी में लास्ट तक या फरवरी हाफ फर्स्ट जो हाफ होता है उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नहीं, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाना चाहिए था, जो पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, बट अब हुआ नहीं। तो बाद में अब हो सकता है कि उसका एक्टिव देखा गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लोग ब्लेम करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिले हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो हो सकता है वो हो। लेकिन बट अभी तक कोई आर्टिकल में ऐसा आया हुआ नहीं है। लेकिन जो आज का आर्टिकल उसमें ये करने की कोशिश कर रहा है कि जनरली लोग फोकस ये कर रहे हैं कि जो अभी रेनफॉल हुई है, वीट जो बोल सकते हो गेहूँ, उस पर ज़्यादा जो है कि असर पड़ा। बिल्कुल ज़रूर पड़ा है और ज़्यादा एरिया में गेहूँ बुआई होती है उन पर भी असर। लेकिन उसी के प्रपोर्शन में जो रागी होती है, सरसों मस्टर्ड होता है, उस पर भी इम्पेक्ट पड़ा है। ठीक है, क्योंकि देखिए एरिया कम जगह पे जो है कि मस्टर्ड यूज बुआई होती है उसकी कल्टीवेशन,
बट ये भी जरूरी कि वीट की तुलना में जो सरसों होता है उसका कम मतलब वो होता है, मतलब वेजिटेबल के लिए मोस्टली मतलब जो सरसों सब्जी वगैरह बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। तो सरसों पे भी पड़ा है, गेहूं पे तो पड़ा ही पड़ा। फिर उसके बाद जो राजस्थान का एरिया है उसमें जीरा जो होता है ना, जीरा जो हम तड़का लगाते हैं सब्जी वगैरह में, उनकी भी कल्टीवेशन होती है। तो उनकी भी, कहने का मतलब ये है कि जो राबी सीजन या फिर अब जो इस समय जो भी क्रॉप्स हैं रेडी हैं मतलब हार्वेस्टिंग के लिए, उन पे ये बहुत तगड़ा असर पड़ा हुआ है। इससे कई कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम हो सकते हैं। परिणाम ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो है कि इनकी प्राइस बहुत हाई चली जाए। जब हाई चली जाएगी तो इन्फ्लेशन होगा, तो ये जो कि आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस की बात हो जाएगी। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सारी चीज़ें इन द प्रोसेस में है। इसके बाद जो दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है राइट टू हेल्थ को लेके, हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। राइट टू हेल्थ, राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट हुआ है कि जो हेल्थ को आपका एक राइट बना करके बना दिया है। अब अभी तक क्या था, एक इन्फॉर्मेशन लेना होता था तो वो आपका एक राइट था। जैसे इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब यूपीए गवर्नमेंट थी उसने किया। फिर इसके बाद आपका राइट टू एडुकेशन 2009-10 में पास किया, आपका एडुकेशन भी एक अधिकार लीगल स्टेटस मिल गया। फिर उसके बाद राइट टू फूड जो 2013 में पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। उसमें यूपीए गवर्नमेंट थी, इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल एक्ट लाया गया था। अभी चल रहा है वो, ऐसा नहीं कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अभी चल ही रहा है। तो उसको लेकर के वो चीज़ें चल रही। तो राजस्थान एक पहला स्टेट है जो मतलब बोल सकते हो कि राइट टू हेल्थ को लेकर के बिल मतलब सबमिट किया है, पास हुआ है। बहुत से अपोजिशन उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अपोजिशन बहुत से क्या, वहाँ पे जो अपोजिशन है राजस्थान में उसको लेकर के। इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि आप प्राइवेट में, कुछ प्राइवेट सेलेक्टेड और गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि दिया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी जो चीज़ें की जाएंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ये पूछ सकता है कि राइट टू हेल्थ का अभी एक बिल पास किया गया, कौन से स्टेट में किया गया। ये जो कि जनरली अगर आप अप्लाइड अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूपीएससी मेंस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस में, तो ये देखिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है कि मतलब इसको आप फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ले करके ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा फंडामेंटल एडुकेशन, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें राइट टू फुल हेल्थ इंफॉर्मेशन, तो हम हेल्थ को क्यों ना करें। और उसी को लेकर के हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी में आता है राइट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को लेकर के। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये आपकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी भी है, कुछ आपकी राइट्स भी है, फंडामेंटल राइट्स या फिर लीगल राइट्स हो, इस चीज़ों को लेकर के। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू हेल्थ को लेकर के आप किस आर्टिकल में ऐड करना चाहोगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिकल 21 जो है उसमें कहें। क्योंकि देखिए उसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री या प्योर इन्वायरमेंट की भी बात की जाती है। तो आप आर्टिकल 21 में ये कह सकते हैं कि हेल्थ का डायरेक्ट इनडायरेक्टली बात किया गया है, वो आपका फंडामेंटल जो बोला जाए राइट टू फ्रीडम की बात पर एक्सप्रेशन की बात किया जाता है, राइट टू इक्वलिटी। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक काफ़ी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ, 2-3 आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया। एक आया है डीप सी या ओपन सी को लेकर के। अभी एक ट्रीटी हुई है, हम आगे भी पीडीएफ अपना ओपन करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। उसे वो देखना पड़ता है ना कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हुई फ्रेंड्स। ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि टेक्नैलिटी और ब्यूटिफिकेशन की बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। क्योंकि आज के ज़माने में जो चमक धमक है उसमें हम अपने जो कि प्रिंसिपल्स है या फिर जो बोल सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है उसको भूल जाते हैं, हम चमक धमक पे जाते हैं। बट मेरा ये पर्पज़ है कि हम एकदम क्वालिटी बेस्ड मटेरियल हम स्टडी करें। आते हैं जो डीप सी को लेकर के एक ट्रीटी हुई है, हम अभी पीडीएफ में डिस्कस करें, वो ट्रीटी का नाम भी बताएंगे। अभी तक क्या होता था, हम क्या कहते थे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, राइट। फिर उसके बाद तरह तरह के फिर उसके बाद डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के लिए बात की, लेकिन कभी बात ये नहीं की जाती थी ओशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो ओशन है आप समझ सकते हो 75% पूरे लैंड की एरिया पे आता है, वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रखता है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना
कि जो ओशन है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है कि अनक्लॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके थ्रू जो कि किया जा रहा है। जैसे पेरिस क्लाइमेट के लिए आपका ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे UNFCCC के पेरिस क्लाइमेट करके लाया गया है। यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी को लेकर के आया हुआ है, फिर डेजर्टिफिकेशन के लिए आया हुआ है। तो वैसे ही अनक्लॉज जो सी अनक्लॉज का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन द सी पे जो बना हुआ है उसको वो जो है कि इस ट्रीटी को रेगुलेट करेगा, उसके अंतर्गत ये जो कि अप्लाई किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हमारे मेंस के लिए कब तो बहुत ही क्रूशियल रहता है। इसके बाद एक और आर्टिकल है जो इकोनॉमिक्स से IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, मतलब ऐसा कोई बैंक या फिर जो भी बोरोवर होते हैं, मतलब जो लोन ले लेते हैं, उनका मान लीजिए जैसे विजय माल्या क्या है कि वो मान लीजिए कि अगर लोन लेके गए SBI से, वो लौटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो असेट है, मतलब जो प्रॉपर्टी है, उसको सील किया जाएगा उसके IBC के थ्रू, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के थ्रू 2016 में जो आया, उसके थ्रू जो है कि हम उसको लिक्विडिटी में चेंज करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए खेत है, कोई घर है, उसको बेच करके पैसा ले लेंगे, फिर उसका बैंक को जो है कि चुका देंगे, कि ऐसे कर लेंगे। तो इसके लिए आया था। अभी कुछ प्रोविजन ये आ रहा है कि इसको हम चेंजेस करें, कुछ क्रिटिसिज्म भी इंडस्ट्रियों के द्वारा है, बट जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी आर्टिकल्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और बिना विलम्ब किए हम चलते, जो छोटे आर्टिकल हैं, बड़े आर्टिकल्स हैं, हम लोग ले करके उसको जो कि डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से हम उसको डिस्कशन करके चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अभी क्या है कि देखिए, बारिंग आउटसाइड UK मिशनरी अंडरगोइंग द फ्रेश प्रोटेस्ट, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ब्रिटेन में कुछ सिक्योरिटी बैरिकेड को लेकर के, जो हाई कमिश्नर है। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि एक बड़ा आर्टिकल बनेगा, क्योंकि अभी देखिए खालिस्तान जो पाकिस्तान, अरे सॉरी, इंडिया के जो पंजाब एरिया में हैं, उनको एक्टिव लेकर के उनके कि भाई उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए, उनको किया जाए, मतलब अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अरेस्ट वारंट सारी चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर के। फिर उसके बाद डिसएग्रीमेंट शुड नॉट लेड हेटरेड वायलेशन। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा कैमरा में आते हैं, देखिए, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू राइट एंड राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी जो चीज़ें हमारे आर्टिकल 19 में आती है ना, जो जर्नलिज्म है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारी जब डेमोक्रेसी का 4 पिलर है, उनमें से एक जो है कि आप बोल सकते हो जर्नलिज्म है। न्यूज़पेपर जो बोल सकते हो, सोशल मीडिया जो बोल सकते हो। आज तो सोशल मीडिया में मतलब इतना बवाल है कि कोई समझ में नहीं आता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, कौन सी सही है और कौन सी नहीं है। तो जैसे डेमोक्रेसी के लिए जो 3 पिलर इम्पोर्टेंट है, जुडिशरी न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर जो विधायिका होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वैसे ही जर्नलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अभी जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कुछ अवार्ड वगैरह दिया, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस में गए, तो उन्होंने कहा ये चीज़ कि जो जर्नलिज्म है, अब ऐसा नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी गवर्नमेंट से जो पत्रकार हैं उनसे डिसएग्री करते हैं, उनके पॉलिसी या फिर जो भी चीज़ें, इसका ये मतलब नहीं कि वो मतलब एंटी कंट्री है या फिर दूसरी तरह की मतलब है। ये आपका है, जर्नलिज्म का मतलब ही यही है कि आप एकदम फैक्ट्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन जर्नलिज्म का अगर मैं बात करूं, जो कहा जाता है जर्नलिज्म का मतलब होता है न्यूज़ का, कि जो गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिश किया तो आप उसको ला करके मतलब बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने ये वाली पॉलिसी लाई है और इसमें ये सुधार किया है, और पिछले साल में जो पिछली पॉलिसी थी वो इस तरह की थी, और जो नई है इसमें ये बदलाव हुए फला फला। लेकिन अब का जो मैं पर्सनल रियलाइजेशन करता हूँ कि जो अब के समय की जो जर्नलिज्म है, ठीक है, वो एनालिसिस करने लगते हैं न्यूज को कि पैरामीटर पे ला करके, ठीक है। आप अगर एंकर को देखें तो वो उनका काम नहीं, वो एक्सपर्ट्स हैं जो प्रिंट मीडिया में प्रॉपर तरीके से अपना ओपिनियन देते हैं,
ठीक है। तो जो न्यूज होती है, न्यूज को बस बाहर करना होता है, उसको बताना होता है। तो ये थोड़ी सी अब डाइवर्ट हो जाते हैं, सभी लोग एनालिसिस करने लगते हैं हर एक चीज़ों का। तो यही एक ब्यूटी भी है, बट इसका कुछ खतरा भी है कि चाहे अनजाने में लोग जो है कि ऐसा प्रिडिक्शन कर देते हैं कि वो सही नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। क्या है हमारे लिए इस समय, देखिए कि जो मौसम है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि विंटर से समर आ रहा है, तो क्या है कि लोगों को फीवर, वायरल फीवर जैसी चीज़ें हो रही, तो उसमें कुछ केसेस जो कि नए वेरिएंट में निकल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि उसको मीटिंग को चेयर किए और उसका जो कि रिव्यू देखे हैं। फिर उसके बाद चेन्नई मैन, देखिए एक चेन्नई जो आपका पड़ जाता है तमिलनाडु में, वो पहले मद्रास था, तो अब नाम बदल के उसका चेन्नई करे। तो वहाँ पे किसी ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो स्टालिन, उनकी मतलब उनका एक कुछ वीडियो शेयर वगैरह किया, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया था, वो अलग चीज़। फिर उसके बाद समिट, G20 समिट अप्रोच, दिल्ली गवर्नमेंट शिफ्ट बजट फोकस टू अर्बन रिन्यू को लेकर के। फिर उसके बाद बिल की बानो केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट ने रिमिशन जो कि जल्दी करेगा। फिर उसके बाद जम्बो मिशन केरला से, सॉरी एलिफेंट से रिलेटेड है, और केरला में जो कि आपको पता है काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है कि जम्मू पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉस ऑफ सीनियरिटी ड्यू टू डिले इशू ऑफ कंसर्न्स, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ये कहा है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा वीडियो शेयर करते हैं कैमरा। अब क्या, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं, या फिर जो जज बनते हैं, जो लॉयर होते हैं, उनको क्या, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि जो जज होते हैं उनका कोई पेपर होता है, एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी हम लोग क्रैक करते हैं ना, ऐसा नहीं है। आपके अगर दिमाग में आ रहा हो ना कि जो जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो है कि एग्जाम रिटर्न होता है, ऐसा नहीं होता। इससे मैं कुछ आगे बढ़ूँ, एक आपके एकदम मतलब लॉजिकल और अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी छोटी योग्यता या फिर मिनिमम योग्यता है। जैसे आप प्रेसिडेंट बनना चाहो, पता है क्या है उसके लिए, बस आप सिटीजन्स होने चाहिए। आप सिटीजन हो इंडिया के, आप जो है कि प्रेसिडेंट बन। वैसे ही जब आप क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कोई एग्जाम कंडक्ट कोई करवाता है, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आईएएस के लिए, सीडीएस के लिए। इसमें क्या होता है कि आप 10 साल 5 साल आज ये एडवोकेट प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका नाम कोलिजियम सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर प्रेसिडेंट के पास भेज, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। बस चाहे लिंक से उसको समझिए जैक से, या फिर बोलिए कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है प्रैक्टिस के दौरान, कि आप बड़े बड़े केस लड़े हैं और आपका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेस्ट है। ठीक है। तो आप को सजेस्ट नो डाउट किया जाता है, वो चाहे हाई कोर्ट में करो, सुप्रीम कोर्ट में करो, कभी आएगा बात तो हम करेंगे। तो अभी क्या है कि जिसे कोलिजियम भेजती गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसको कुछ दिन के लिए रख ले रही है। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी के क्या बेसिस हो। जैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते हो ना, जो सबसे सीनियर जज होता है वही जो कि जज बनता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एज के हिसाब से, ऐसा नहीं है, ये आप कितने दिन आज ये जज के रूप में काम किए हो उस हिसाब से। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, एक यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेज स्पेस ले लेता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक वाई व्यक्ति हैं और एक एक्स है, इसकी ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट की एज है मान लीजिए 55 साल है। ठीक है। और इसकी जो है कि आप 50 साल मान लीजिए। ठीक है। अब क्या है कि इसकी अगर मान लीजिए जज बन जाता है, जज अब सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। अब क्या हुआ, जज बनता है और उसके बाद ये मतलब होता है ना 65 साल और 62 साल हाई कोर्ट के लिए, वो आपका 5 साल जॉब करता है, मतलब जैसे ही 60 का हो जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा, ये 5 साल करता है और ये 60 का हो जाता है। इसको जज बने 5 साल रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। लेकिन अगर ये है 50 साल में है, अगर 60 साल तक रह जाता है, तो इसके पास क्या 10 साल का जजे का एक्सपीरियंस है, इसके पास कितना 5 साल का, तो ये सीनियर होगा। तो इसको जो है कि जजे बना चीफ सीजीआई बनाया जा सकता है, जो 50 साल 60 साल वाला है। ठीक है, 50 साल वाला।
तो यही एक फीचर्स है, तो ये रख लेती जब गवर्नमेंट पता चले कि जो ये वाई हैं इनकी एज मान लीजिए कि 24 मार्च है, ठीक है, और इनकी जो है कि कम है, बोल सकते हो आपकी 25 या फिर 20 मार्च है। जूनियर तो हैं 21 साल के, मान लीजिए 1970 के हैं, ये भी है 1970, लेकिन कौन है बड़े, तो ये है ना। तो मतलब क्या है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीनियरिटी जूनियरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, वो वर्किंग के हिसाब से होता है, कितने दिन आप जज रहे हो, वैसा नहीं कि एज के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं IAS, कोई 21 साल में बन जाता है, कोई लास्ट में 32 साल में जाके बनता है, तो ठीक है, तो कौन जूनियर हुआ कौन सा, ऐसा नहीं 32 साल वाला नहीं, 21 साल वाला ही आपका सीनियर होगा। जिसे मान लीजिए सेम एज है, मान लीजिए कि 2000 सन 1990 दोनों की एज है, लेकिन ये जो कि जैसे ही 21 साल का एज पूरा करता है वो बन जाता है, लेकिन जो बी है वो अगले 10 साल तक स्ट्रगल करता है, तब जाकर के 32 साल 31 साल में बनता है। तो सीनियर कौन होगा, वही जो 21 साल में कर लिया, क्योंकि उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब आपके पास उतना नहीं। बात आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए अभी क्या, सेंटर में नॉट बैक मणिपुर ऑन अमेंडिंग ट्रसल विद कुकी। अभी क्या हुआ, पिछले दिन जो मणिपुर गवर्नमेंट है ना, वो क्या की है कि एक अग्रीमेंट हुआ था मणिपुर के कुछ जो कि ग्रुप थे, जैसे कुकी ग्रुप, उनसे एक अग्रीमेंट किया था जो फॉरेस्ट एरिया पे, तो उससे अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। अब ये गवर्नमेंट का आर्गूमेंट ये है कि ये लोग इलीगल तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, और ये जो रियल में इनको राइट मिलना चाहिए वो नहीं है, ठीक है, और ये अफीम वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है। लेकिन जो ये वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन कुकी वगैरह वो करते कि हमारा ये फॉरेस्ट राइट एक्ट और कैंपा के अंतर्गत ये राइट है, इसको करने के लिए करना। अभी देखिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल में पद्म अवार्ड दिया गया, डिफरेंट फील्ड में ये दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए कल जो है कि हो सकता है कि वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाराणसी में जो कि इसको एड्रेस करेंगे, तो हम आगे देखेंगे क्या होगा। G8 गवर्नेंस प्लेटफॉर्म नॉट लोकसभा पोल अलायंस केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। G8 का मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उनको बुलाया गया और उनको यह पोजीशन के अदर देन बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के। फिर इसके बाद नेशनल पार्टी स्टेटस कौन देता है, कौन कैसे, ये 5-6 जो की हैं उसको लेके हेयरिंग है इलेक्शन कमीशन में। तो आगे देखते हैं ये कि एक बिग न्यूज बनेगी फ्रेंड्स, राइट। तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे कि आने वाले कौन कैसे होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में अभी क्या हुआ, जो हमारी आर्मी है, ठीक है, जो हमारी दो तरह की फोर्स होती हैं। फोर्स में एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा, एक सेकेंड थोड़ा सा हम कर लेते हैं, हाँ एक सेकेंड। फोर्स, ठीक है, फोर्स जो है दो तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आर्म फोर्स होती है और एक पारा मिलिट्री फोर्स होती है। पारा मिलिट्री में जो CRPF होती है, CISF होती है, ITBP होती है, ठीक है, SSB होती है, BSF होती है, ये सारी। लेकिन जब हम आर्म फोर्स में करते हैं ना तो ये 3 होती है, एक इंडियन आर्मी होती है और दूसरा जो होता है इंडियन एयरफोर्स होती है और इंडियन नेवी होती है। तो अब क्या है, जो आर्मी में ना जो इनकी होती है, इनकी मेनू होती है, मतलब मेस में क्या बनेगा, क्या रहेगा फूड के लिए। तो उनके लिए अब ये है ना कि जो मिलेट्स होते हैं जैसे बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी होती है, अब उनको फूड में ये भी दिया जाएगा, ठीक है। ये क्यों दिया जाएगा, हमें पता है कि जो 2023 है इसको वर्ल्ड मिलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आई होप कि आप लोग इसको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कि किया जा रहा, और 2018 था इसको नेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता। आप इसको याद करना, क्योंकि यूपीएससी या कोई और भी एग्जाम्स कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये सवाल कर सकती है। सो डिटेल। फिर उसका सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आने वाले समय में एक हेयरिंग सुने, किसको लेकर के, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल लॉ को लेकर। जैसे मान लीजिए कि आप मैरिज हो गया है किसी से, ठीक है, और वुमेन की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि वुमेन जो है वो मतलब कुछ रीजन की वजह से नॉट मतलब रेडी फॉर द फिजिकली होने के लिए, तो अगर जो उसका हस्बैंड है अगर उसको फोर्स करके मतलब इसको फोर्स करता है तो वो आप रेप के केस में आएगा, तो उसको करना। फिर उसके बाद अभी एक मतलब आया हुआ है चीज़, मतलब एक रिपोर्ट क्या है बोल सकते हो, आ रहा है न्यूज
कि जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहाँ में जो टेम्पल है ये, वहाँ पे क्या होता है ना, जो ये टेम्पल वगैरह बड़े हैं कुछ, वहाँ पे जो मतलब मूर्तियाँ वगैरह हैं वो वुड की बनी हुई हैं, मतलब जो कि लकड़ी की बनी हुई है, बहुत पुरानी है। तब ये कहा जा रहा है कि जो रैट्स होते हैं, जो चूहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब इसको कुतर देते हैं, काट देते हैं। तो इससे क्या है कि जो वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह वो कोलैप्स हो जाएंगी, तो उसके लिए प्रोटेक्ट करने की बात होगी जिस इस आपदा से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में नो फर्टिलाइजर शॉर्टेज इन खरीफ सीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। फिर माल्या को जो कि एक्वायरिंग असेट अब्रॉड बिफोर ही फ्लड, सीबीआई ने ये कहा। फिर उसके बाद एक गवर्नर का इंटरव्यू आया हुआ है, उसमें लेकर के कि आई एम गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट अ ब्रिटिश गवर्नर, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर के है। हमेशा इस तरह के मतलब होते रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर इसके बाद हमने अनसीजनल रैन को लेकर के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स की क्या रीजन है। फिर इसके बाद हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं अभी आपके साथ कैमरा शेयर कर रहा हूँ, इसको कर। अभी एक रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट अभी दिखा रहा हूँ कि क्या है। ये तो राजस्थान वाली है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 23, ठीक है, 2023 का। अब इसको जो पब्लिश किया या रिलीज किया है उसको किया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने किया है, ठीक है। और इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें होती है सोशल सपोर्ट होता है, इनकम होता है, हेल्थ होती है, फ्रीडम होता है, जेनरेटिव होता है, एब्सेंस ऑफ द करप्शन, ये सारी 5-6 चीज़ें होती हैं। और इंडिया का जो अभी इस साल का रैंक 125 है, आउट ऑफ 136 में 125 है, ठीक है, और 6 पैरामीटर्स में। तो अब देखिए मैं इशू इसमें क्या है मैं ये बता रहा हूँ। अभी क्या है कि इसमें आया जो स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, ये क्या है कि हमेशा टॉप कर जाते हैं जो हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब इशू ये बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, ONGC के अनुसार, एक ऑर्गेनाइजेशन है OEC, वो क्या कहा है कि जो ये कंट्री है स्कैंडिनेवियन या फिर यूरोपियन कंट्री, वो सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशन या डिप्रेशन का जो है शिकार होते हैं, वो मेडिसिन यूज करते हैं। यहाँ पे मैं अभी फिर आपको दिखा रहा हूँ हेडिंग, यहाँ पे देख सकते हो, एंटी डिप्रेशन कंजम्पशन, ठीक है, डिप्रेशन से बचिए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो, एक सेकेंड, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम बहुत हैप्पी हैं, टॉप कर रहे हैं रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। दूसरी तरफ अब डिप्रेशन का दवा लिए पड़े हो, भैया कौन से हैप्पीनेस है तुम्हारे पास और किस बात का डिप्रेशन में हो। तो डिप्रेशन में हो तो पहली बात तो हैप्पी नहीं हो, ठीक है, और अगर हैप्पी हो तो डिप्रेशन क्यों है, बात समझ रहे हैं। हैप्पीनेस आपका हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो इसको लेके कंट्रोडिक्शन दी हुई है, तो इस पर आप आर्गूमेंट कर सकते हो, इससे लिख सकते हो। आप खुद बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि अगर जो डिप्रेशन से मतलब स्ट्रेस से ट्रबल कर रहा है किसी चीज़ को लिए, इकोनॉमिकली हो सकता है, एजुकेशन नहीं है, मोस्टली लोग डिप्रेशन में 2 ही रीजन होता है, एक इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं और एक मतलब रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। 2 ही चीज़ अगर सही चले तो दुनिया में कुछ फिर दिक्कत नहीं है। अगर इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट हो तो कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कहीं जा सकते हो, एवरीथिंग डिफाइड। अब हैप्पीनेस के पीछे सब कुछ जो कि मनी ही है, ऐसा लोग कहते हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आई डोंट नो। तो उसमें लेकर के आया कि एक तरफ आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हो, दूसरी तरफ रिपोर्ट में आ रहा है कि आप टॉप कर रहे हो, तो इसको लेकर के कॉन्ट्राडिक्शनरी है। तो ब्रीफ में ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं कर रहा हूँ, बस उतना है ही उसमें। फिर इसके बाद देखिए ये अरविंद सुब्रमण्यम है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने कहा कि सोलार एनर्जी को लेकर के, विंड्स जो एनर्जी है तमिलनाडु श्रीलंका को लेकर के, उसमें इन्होंने कुछ कहे हैं, लेकिन उतने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या फिर वैल्यू एडिशन के लिए हमारे इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल में नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में राइट टू हेल्थ को लेकर के है, जैसे हमने कहा कि पहला स्टेट बनेगा। फिर इसके बाद ये जो हाई सी पे लेकर के, हाई सी ट्रीटी या फिर ओपन सी, हाई सी ट्रीटी या फिर ओपन सी, जो ऐसा एरिया जो मोर देन 200 नॉटिकल मील से आगे हो, हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। और इस ट्रीटी का नाम बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, आप इसको कर लीजिएगा। आप पूछ सकता है किसके, अभी 2023 में आया है, अभी कुछ दिन पहले। इसके बाद
ये भी मैं बता दूं आप लोगों से, ये जो ट्रिटी है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ये अनक्लॉज, देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी पे ये क्या, और ये जो अनक्लॉज है ये 1982 में आया, और ये जो कि मतलब रेगुलेट करता है लॉ को लेकर के। फिर ये इस्टेब्लिश इको जो कि ये ट्रीटी है जो ये इस्टेब्लिश करेगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 है उसके बियॉन्ड जा कर के ये काम करेगी। फिर ये जैसे जिसे ये हाई सी ट्रीटी है तो इसको अनक्लोज के अंतर्गत है, जैसे पेरिस अग्रीमेंट UNFCCC के अंतर्गत है। फिर इसके बाद ये जो ट्रीटी है इसमें 4 जो कि मेन फीचर्स है, जैसे मान लीजिए कि मराइन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, फिर उसके बाद मराइन जेनेटिक रिसोर्स जो है उसको लेकर के हैं, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के है, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसको लेकर के। लेकिन अभी कंसर्न्स ये इशू किया जा रहा है, डिफ़िकल्टी देखिए हम क्योटो प्रोटोकॉल किए थे, पेरिस अग्रीमेंट किए, अब ये भी तो प्रॉपर नहीं काम कर रही हैं। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन ट्रीटी एंड क्लॉज के अंतर्गत ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी, ये तो समय ही वक्त बताएगा कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। IBC को लेकर हमने पहले डिस्कस किया, बैंक्रप्सी को लेकर के है ये। एंड अब चलते हैं, हमारा 2 पेज और बचा हुआ है IR को लेकर के, इंटरनेशनल वर्ड पे लेकर के भी क्या देखिए। भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, जैसे हम लोग कल परसों एक्सपीरियंस किए थे नॉर्थ इंडिया में क्या, तो वहाँ पे लोग काफ़ी मतलब डिजास्टर देखने को, लोगों की डेथ वगैरह भी हो गई है। कैपिटल एक्सपीरियंस, चाइना कैपिटल एक्सपीरियंस द फर्स्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन से, जो कैपिटल है संघाई वहाँ की लेकर के। फिर नॉर्थ कोरिया है जो ईस्ट एशिया के पार्ट में आता है, वो हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहता है। युगांडा है, अभी आइडेंटिफाई करेगा जो LGBT पर्सन है उनको एज ए क्राइम आइडेंटिफाई करेगा। यूके इन्फ्लेशन मोर देन 10% लास्ट 4 मंथ से है हाई। फिर इसके बाद देखते हैं आगे जो है, अभी देखिए हाँ अभी हम कैमरा शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अभी क्या है देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी ने इनागुरेट किया है G6, ठीक है। अभी हम क्या मोबाइल डाटा यूज करते हैं, पहले था 1G 2G 3G 4G 5G 6G। अभी प्रॉपर हम लोग मोस्टली 4G यूज कर रहे हैं पूरे इंडिया में। अभी 5G लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह हो गया है। लेकिन जो G6 को लॉन्च कर 6 जनरेशन को लॉन्च करने का 2030 में लॉन्च करने 2030 में लॉन्च करने के लिए प्रोग्राम शुरू हो गया। अब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर आप एक व्यक्ति है 10 किलो करता है, 10 किलो मैक्सिमम उठा सकता है, लेकिन अगर 20 किलो का 20 kg का अगर वेट है तो आप समझ सकते हो कि उसके लिए तो एक अलग कैपेसिटी चाहिए होगी कि उसको करे, तो उसके लिए एक अलग। तो वैसे ही नेट मतलब क्या बोलते हैं जो इंडिया मतलब नेटवर्क में है, तो वैसे मैं बता रहा हूँ जैसे कि 1G 2G 3G 4G 5G और 6G है, ठीक है। अभी तक ये रेगुलेट कर रहा है, लेकिन लार्जली लोग ये वाला 4G यूज कर रहे हैं। अब 5G लॉन्च पिछले साल हो गया, अक्टूबर में चल रहा है, कुछ सिटी मेट्रोपोलिटन सिटी में चल रहा है, बट हर जगह नहीं है। 6G अभी जो इनागुरेट किया गया और 2030 में लॉन्च होगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी ना उसके लिए उतना हाई नेट स्पीड है। और ये 6G 5G में ये है कि 100% एक्स्ट्रा मोर देन 100 मतलब कि इसकी कैपेसिटी होगी स्पीड को बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए 4G में आपका चल रहा है, मान लीजिए कि kbps को चल रहा है, फिर गीगाबाइट में चलेगा, फिर जो कि इसमें जो है 6G में टेराबाइट में चलेगा, ठीक है। ये इंटरनेट की स्पीड को कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे देख चलते हैं। जो फेडरल बैंक है अपनी इंटरेस्ट रेट को हाइक की है 22.5 बेसिक पॉइंट्स पे जो कि किया है। तो इससे क्या है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी जो कि मार्केट में बहुत क्राइसिस हुई है, तो उसको लेकर के। फिर रिटेल इन्फ्लेशन जो CPI होती है उसको लेकर के है, काफ़ी जो कि इंक्रीज करा जो एग्रीकल्चर रूरल एरिया पे है। फिर उसके बाद देखिए RBI का एक सर्वे के हिसाब से बोला गया जो ओवरसीज ट्रेवल के लिए लोग $11.44 बिलियन को लेकर के गए। जैसे आप जाते हो ना, मान लीजिए कि अगर आप विदेश जाते हो, USA जाते हो, तो आपको इंडियन रुपीज़ में नहीं चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, ठीक है। आपको डॉलर चाहिए तो आप ले करके फिर जाओगे USA टैक्स पेने। तो अभी एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को लेकर के है, तो उसमें ये कहा गया कि इससे जो कि टैक्स इंक्रीज किया गया 5% से 20%, तो उसको है। फिर इसके बाद 6G हमने ये डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से कन्विंस कर लिए होंगे।
आप कीप कंटिन्यू आप इस चैनल से, और जो भी क्वेरी होगी नो डाउट्स आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। और डिले हो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में हम बिग एकदम बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जो कि आपके साथ आने वाले हैं, तो इंतज़ार करिए तब तक के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन फ्रेंड्स।